नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, महिला परीक्षा के एग्जामिनेशन के लिए हम आपको लगातार एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका लाभ आपको मिल रहा होगा। शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित ये हमारी 17वीं क्लास है। इसमें हमने कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। निश्चित तौर पर आगे में आने वाली परीक्षा में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए बिना देरी के हम नए क्वेश्चंस को आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न हमने लिया है, किसने कहा है मनोवैज्ञानिक न केवल आघात सूचित उपचार प्रदान करते हैं बल्कि वे माता पिता को बच्चों के व्यवहार को केवल समस्या के बजाय अनुकूली शक्तियों के रूप में देखने के लिए प्रशिक्षित करने में भी मदद करते हैं। आपको ऑप्शंस दिए हैं विद्वानों के नाम के रूप में। ए लैंगली ने, बी एरिक एरिक्सन ने, सी बैचलर ने और डी एल्बर्ट एवं एलियंट ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैंगली ने। तो लैंगली ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक न केवल आघात सूचित उपचार प्रदान करते हैं बल्कि वे माता पिता को बच्चों के व्यवहार को केवल समस्या के बजाय अनुकूली शक्तियों के रूप में देखने के लिए प्रशिक्षित करने में भी मदद करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा आनुवंशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है? तो आपको बताना है ऐसा विकार जो केवल महिलाओं में पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है फेनिल कीटोन्यूरिया, बी दिया है टर्नर सिंड्रोम, सी दिया है डाउन सिंड्रोम और डी दिया है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम मुख्य रूप से महिलाओं में पाया जाने वाला एक आनुवंशिक विकार है जिसमें इनके जो गुणसूत्र है उसमें कमी रहती है। जैसे महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन कभी कभी महिलाओं में केवल सिंगल X ही गुणसूत्र मिलता है, या तो जो अंशतः ऐसा सिंगल X गुणसूत्र मिलता है, तब ऐसी कंडीशन में हम इसे टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जब एक शिक्षक कक्षा में विविधता पाता है तो यह बेहतर है कि वह ए कक्षा को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करे, बी विविधता के अनुसार विद्यार्थियों को वर्गीकृत कर दे, सी इन सभी को एक साथ मिला लें और डी विभिन्न समूहों के विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर भेज दें। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अगर किसी शिक्षक को कक्षा में विविधता मिलती है तो इन सभी को एक साथ मिला लें। मतलब अलग अलग विविधता वाले छात्र, अलग अलग प्रतिभा वाले छात्रों को एक साथ मिला लें तो अधिगम में जो होगी वो बढ़ोतरी होगी, इसलिए इन सभी को मिला लेना बेहतर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए JB वाटसन, बी जॉन मैकडूगल, सी वाटसन और डी जॉन ड्यूवी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी ने प्रगतिशील शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत किया था। प्रगतिशील शिक्षा एक ऐसा मॉडल है जिसमें बच्चों को केंद्र में रखा जाता है और बच्चे को केंद्र में रखकर अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही आलोचनात्मक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया जाता है जो रटने के बजाय सीखने को प्रोत्साहित करती है। तो इसके अलावा जो विविधता होती है बच्चों में, इससे पहले हमने विविधता से संबंधित प्रश्न पढ़े, तो जो विविधता होती है, विविधता को एक कर दिया जाता है और हर विविधता का सम्मान किया जाता है प्रगतिशील शिक्षा मॉडल में। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों या जायगोट से पैदा होते हैं तो उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए सिबलिंग्स, बी स्पाउस, सी आइडेंटिकल ट्विंस और डी है फ्रेटर्नल ट्विंस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रेटर्नल ट्विंस। जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों या जायगोट से पैदा होते हैं तो उन्हें फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एड्स के लिए उत्तरदायी है? आपको ऑप्शन दिए हैं ए VIH, बी IVH, सी HIV और डी इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इनमें से कौन सा एड्स के लिए उत्तरदायी है? इससे बेहतर तरीके से आप जानते हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इसका मतलब होता है HIV और यही एड्स के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है एड्स होने पर, और इसलिए एड्स का फुल फॉर्म भी आप देखते हैं तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अलग अलग बीमारियां जल्दी ही एड्स मरीज को पकड़ने लगती हैं, जिससे उसे गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
वाटसन ने क्लासिकी कंडीशनिंग चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन के प्रयोग में किसका उपयोग किया था? ऑप्शन ए लिटिल अल्बर्ट, बी विक्षिप्त का, सी कुत्ते का और डी खरगोश का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिटिल अल्बर्ट। इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर है। लिटिल अल्बर्ट का इन्होंने उपयोग किया था। अब लिटिल अल्बर्ट क्या है बता देते हैं। लिटिल अल्बर्ट एक बच्चे का नाम है और ये एक 9 माह का बच्चा था और इस 9 माह के बच्चे के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। उन्होंने पहले बच्चे को विभिन्न वस्तुओं जैसे कि सफ़ेद चूहा, खरगोश, बंदर इनके साथ में परिचित कराया। इससे पता चला कि बच्चों को इससे डर नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्हीं चीज़ों के साथ में उन्होंने अलग अलग आवाज़ निकालना चालू कर दी। तो लिटिल अल्बर्ट बच्चे के साथ में उन्होंने एक सफ़ेद चूहा दिखाया और उसके बाद में एक तेज़ डरावनी आवाज़ के साथ में उसको जोड़ दिया गया। धीरे धीरे बच्चा इससे डरने लगा और बार बार इस प्रक्रिया को दोहराने के बाद बच्चा सफ़ेद चूहे को देखकर ही डरने लगा, भले ही आवाज़ ना हो, भले ही डरावनी आवाज़ ना दिखाई गई हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद प्रयोग था, लेकिन वाटसन ने क्लासिकी कंडीशनिंग यानी चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन के प्रयोग में इसका प्रयोग किया था, जिसमें डर को कैसे पैदा किया जा सकता है किसी बच्चे के अंदर, ये बताने की कोशिश की थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिकरण एजेंसी है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए केवल परिवार, बी केवल स्कूल, सी केवल सोसाइटी, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यानी सामाजिकरण एजेंसी में परिवार आता है, स्कूल आता है, सोसाइटी आती है और ये सभी सामाजिकरण की एजेंसियों के रूप में काम करती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आरटीई एक्ट 2009 कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2009, बी है 1 अप्रैल 2010, सी है 1 अप्रैल 2011 और डी है 1 अप्रैल 2012। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 को आरटीई एक्ट 2009 लागू किया गया। आरटीई से तात्पर्य है शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार एक्ट जो है ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। संसद में ये 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था और उसके बाद में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। इसके तहत 4 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में सूचित किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किशोरियों में माहवारी स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधित बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सी योजना को क्रियान्वित किया गया है? इसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। ए है विश्वकर्मा योजना, बी वया वंदना योजना, सी मातृ वंदना योजना और डी उदिता योजना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उदिता योजना। उदिता योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लागू की गई एक योजना है। इसमें किशोरियों में माहवारी स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधित बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया था। इसमें अलग अलग आंगनवाड़ी केंद्रों में उदिता केंद्र बनाए गए थे। तो ये भी याद रखें, उदिता केंद्र इसी योजना के तहत बनाए गए थे और यहाँ से जो महिलाएं होती हैं उन्हें सैनिटरी नैपकिन जो है वो वितरित किए गए थे। ये किशोरियों के पोषण और इन उदिता केंद्र में किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा भी दी जाती है। उन्हें सूचित किया जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 से लेकर 49 वर्ष तक की महिलाएं लाभ ले सकती हैं। अगर योजना की शुरुआत की बात करें तो नवंबर 2016 को उदिता योजना आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मूल उद्देश्य क्या है? ए भारत के आम नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, बी वंचित वर्गों को बचत बैंक खाते की उपलब्धता प्रदान करना, सी आम नागरिकों को सीधे बैंक के माध्यम से बीमा व पेंशन की राशि मुहैया करवाना और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए ये चारों ही चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। चारों ही उद्देश्य इसमें रखे गए थे। भारत के आम नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से इसमें जोड़ा गया
वंचित वर्गों को बचत बैंक खातों की उपलब्धता प्रदान किया गया। साथ ही आम नागरिकों को सीधे बैंक के माध्यम से बीमा व पेंशन की राशि मुहैया करवाई गई। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समायोजन योजना के रूप में आती है। अगर इससे संबंधित पूछा जाता है तो आप ये आंसर कर देंगे। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समायोजन योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। और इसका उद्देश्य ये जो बाकी के तीनों ऑप्शन बताए गए थे इसमें है। इसका शुभारंभ की बात करें तो 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, फोनोलॉजिकल कोर कमी वाले बच्चे किससे पीड़ित होते हैं? आपको ऑप्शन दिया है, ए डिसलेक्सिया, बी डिसकैलकुलिया, सी है डिस्टोपिया और डी है डिस्नोमिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया। फोनोलॉजिकल कोर का अर्थ होता है बोले जाने वाली भाषा में ध्वनियों को पहचानने में और उनमें हेरफेर करने की क्षमता, यानी वो अटक अटक करके बच्चा बात करता है, तो ये फोनोलॉजिकल कोर कमी वाले बच्चे कहलाते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, बच्चों में होने वाली द्विध्रुवीय विकार बाइपोलर डिसऑर्डर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो आपको बाइपोलर डिसऑर्डर बताना है, उसकी विशेषता क्या होती है? ए अति सक्रिय होना, बी अक्सर उदास होना, सी मूड में अत्यधिक बदलाव होना और डी रोमांचक व्यवहार करना। तो दोस्तों जिसे द्विध्रुवीय या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके मूड में अत्यधिक बदलाव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इस मरीज में इस तरह के मरीजों में जो होती है इनकी मनोदशा लगातार बदलती रहती है और ये बहुत ज़्यादा अवसाद से घिर जाते हैं और कभी कभी ये उन्मादी भी हो जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि का विकास करने में सक्षम होगी? ए जन्मजात क्षमता, बी समस्याएं, सी बुद्धि और डी आनुवंशिकता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जन्मजात क्षमताएं। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि का विकास करने में जन्मजात क्षमताएं जो होती है वो सबसे ज़्यादा सक्षम होती हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चलना, दौड़ना या बाइक चलाना का अधिगम रिक्त अधिगम होता है? ऑप्शन ए मोटर, बी सम्मिलित, सी क्रमिक और डी समस्या। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोटर। मोटर अधिगम जो होता है या मोटर कौशल भी इसे हम कहते हैं, एक ऐसा कार्य है जिसमें एक निश्चित कार्य को करने में शरीर की मांसपेशियों की विशिष्ट गतिविधियां शामिल होती हैं। इन कार्यों में अलग अलग कार्य आते हैं, जैसे कि चलना हो गया, दौड़ना हो गया या फिर बाइक चलाना हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और तैराकी, घुड़सवारी इत्यादि इस तरह की जो चीज़ें आती हैं ये सारे के सारे मोटर कौशल के रूप में जाने जाते हैं। एक बार अगर ये मोटर कौशल आ जाता है तो ये जीवन भर उनके साथ में रहता है, मतलब जीवन भर इसे नहीं भूलते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास कितने स्तर में होता है? आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए 2 स्तर, बी 3 स्तर, सी 4 स्तर और डी 5 स्तर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 स्तर। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास जो होता है उसकी 6 अवस्थाएं हैं और इन्हें 3 स्तरों में बांटा गया है। इसमें आता है पूर्व पारंपरिक, पहले स्तर पूर्व पारंपरिक, इसके अलावा आता है पारंपरिक, इसके अलावा आएगा पारंपरिक और फिर आता है उत्तर पारंपरिक। तो ये 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। ये 3 स्तर होंगे कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता के विकास के। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है मैक्स बर्थिमर, बी है कुर्ट लेविन, सी है कुर्ट कोफका और डी है कोहलर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कोहलर। सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर हैं। अधिगम सिद्धांतों में क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत सूझ का सिद्धांत आता है और इसे अन्य नाम अंतर्दृष्टि के सिद्धांत
के नाम से भी बुलाया जाता है। इस सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में की थी। किताब का नाम याद रखें, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इस किताब में 1959 में कोहलर ने सूज के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सिफेलोकोडल क्या है? ऑप्शन दिया है, ए बुद्धि का सिद्धांत, बी व्यक्तित्व का सिद्धांत, सी अधिगम का सिद्धांत, डी विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिफेलोकोडल जो होता है वो विकास का सिद्धांत होता है। इसके अनुसार विकास सिर से शुरू होता है और पैर तक चलता है। तो सिर से शुरू होकर पैर तक अगर विकास हो रहा है तो इसे सिफेलोकोडल कहेंगे। फिर धीरे धीरे शरीर के सिर से आरंभ होकर धीरे धीरे शरीर के निचले अंगों पे आता है और अंत में पैर तक आता है। एक बच्चे का सबसे पहले सिर पे नियंत्रण होता है, फिर बाह पे और अंत में पैरों पर नियंत्रण होता है और इसे ही सिफेलोकोडल कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने अल्बर्ट नामक एक छोटे बालक को शामिल करते हुए शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशन पर प्रयोग किया? ए B.F. स्किनर, बी E.L. थॉर्नडाइक, सी इवान पावलेव और डी है जॉन वाटसन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन वाटसन। जॉन वाटसन और रेनर ने यह साबित करने के लिए प्रयोग किया था कि कैसे डर को कंडीशनिंग के माध्यम से सीखा जा सकता है और इसमें अल्बर्ट नामक एक छोटे बालक को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बाल विकास निम्न में से संबंधित है? ऑप्शन ए केवल मात्रात्मक परिवर्तन, बी केवल गुणात्मक परिवर्तन, सी गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों में, और डी गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल विकास गुणात्मक परिवर्तन तथा मात्रात्मक परिवर्तन दोनों से संबंधित होता है। बाल विकास में मात्रात्मक परिवर्तन में शरीर के आकार, वजन, ऊंचाई इन सब की वृद्धि को दर्शाया जाता है और गुणात्मक परिवर्तन में नई क्षमताएं, कौशलों और मानसिक प्रक्रियाओं के विकास को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एड्स कैसे नहीं फैलता है? ऑप्शन ए संक्रमित सुई के प्रयोग से, बी संक्रमित रक्त के आदान प्रदान से, सी माता से बच्चों में और डी हाथ मिलाना या गले मिलने से। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाथ मिलाना या गले मिलने से एड्स नहीं फैलता है, बल्कि एड्स फैलेगा वो संक्रमित सुई के प्रयोग से, संक्रमित रक्त के आदान प्रदान से, माता से बच्चों में और असुरक्षित यौन संबंधों से एड्स फैलता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, स्कीमाटा का क्या आशय है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए मस्तिष्क में बनने वाली संरचना, बी कंप्यूटर में बनने वाली संरचना, सी किताब में बनने वाली संरचना, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में बनने वाली संरचना। इसे स्कीमाटा बोलते हैं। स्कीमा का मतलब है जानकारी को व्यवस्थित करने का तरीका और एक प्रकार की रूपरेखा होती है ये। इसमें हम दुनिया को समझने का प्रयोग करते हैं या प्रयत्न करते हैं। और स्कीमा शब्द की अगर बात करें तो स्कीमा एक ग्रीक शब्द है और उसी से स्कीमाटा लिया है हमने। तो स्कीमा शब्द होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। इसका मतलब होता है फॉर्म या आकृति, इसका मतलब ही होता है आकृति। तो एक प्रकार से व्यवस्थित आकृति क्रिएट करना, इसलिए स्कीमाटा मस्तिष्क के बनने वाली संरचना है जिससे हम दुनिया को समझने का प्रयत्न करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ए पियाजे, बी लेव वाइगोत्स्की, सी कोहलर और डी कोहलबर्ग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, बाल विकास का जनक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए विलियम वुंट, बी विलियम जेम्स, सी जेम्स सली और डी स्टैनली हॉल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टैनली हॉल। एक विद्वान थे, इन्हें बाल विकास के जनक के रूप में जाना जाता है और इन्होंने किशोर अवस्था के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किए और किशोर अवस्था के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रतिभाशाली बच्चों का IQ स्तर कितना होता है? ऑप्शन दिए हैं, ए
105, बी 110, सी 140 और डी 90। तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में पूछा है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 140। 140 आईक्यू वाले जो बच्चे होते हैं वो प्रतिभावान होते हैं। अगर श्रेष्ठ बच्चों की बात करें तो श्रेष्ठ बच्चों का जो आईक्यू होता है वो 130 से लेकर के 139 तक होता है। इसके अलावा बेहतर श्रेणी के जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू लेवल जो होता है वो 120 से लेकर के 129 तक होता है। और औसत से ऊपर जो होता है, औसत से ऊपर ऐसे जो बच्चे होते हैं इनका आईक्यू लेवल 110 से लेकर के 119 तक होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पूर्वशालेय आयु के दौरान सीखने की क्या प्रक्रिया है? ऑप्शन ए स्मरण द्वारा सीखना, बी लिखने द्वारा सीखना, सी अनुकरण द्वारा सीखना और डी दंड द्वारा सीखना। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुकरण के माध्यम सीखना यानी नकल करते हुए सीखना। पूर्वशालेय जो अवस्था होती है वो 3 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को माना जाता है। इसमें बच्चे खेल खेल में अनुभव और खोज के माध्यम से सीखते हैं। प्रायः ये जो अपने आसपास के परिवेश का अनुकरण करते हुए सीखते हैं। यह अवधि सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान बच्चे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भाषाई कौशल को विकसित कर पाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पूर्वशालेय शिक्षा का क्या प्रयोग है? ऑप्शन ए गणित सीखना, बी हिंदी भाषा को सीखना, सी प्रत्यय निर्माण और डी समाज की अवधारणा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज की अवधारणा। पूर्वशालेय की अवस्था हमने कुछ देर पहले डिस्कस की। इसके पहले वाले प्रश्न में 3 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु होती है। इसमें बच्चे खेल, अनुभव इन सब के माध्यम सीखते हैं, साथ ही अनुकरण भी करते हैं। इस दौरान बच्चों में शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषाई कौशल इत्यादि का विकास होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न विकल्पों में से पूर्वशालेय शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई? विकल्प जो दिए हैं उसके अनुसार बताना है। ऑप्शन ए मॉन्टेसरी द्वारा, बी विचारक रूसो द्वारा, सी व्यवहारवादी थार्नडाइक के द्वारा और डी सामाजिक कार्यकर्ता मदर टेरेसा के द्वारा। तो दोस्तों इसमें जो बताया है उसके अनुसार मॉन्टेसरी जो है, ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेसरी के द्वारा पूर्वशालेय शिक्षा आरंभ की गई थी। और मॉन्टेसरी आजकल आप देखते होंगे मॉन्टेसरी स्कूल होते हैं। मारिया मॉन्टेसरी नाम की एक विद्वान थी। उन्होंने 1907 में सबसे पहले रोम में मॉन्टेसरी स्कूल की शुरुआत की थी। और आजकल इसे आप प्री प्राइमरी स्कूल के नाम से जानते हैं या पूर्व प्राथमिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। इसमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा दी जाती है और ये प्रायः स्कूल से हटके होते हैं, इसलिए इन्हें औपचारिक स्कूली शिक्षा भी कहा जाता है। और आगे आने वाली स्कूली शिक्षा के लिए बच्चों को इसमें तैयार किया जाता है। तो मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी स्कूल आरंभ किया था, इसलिए जो विकल्प दिए हैं उनके अनुसार मॉन्टेसरी के द्वारा पूर्वशालेय शिक्षा आरंभ की गई। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ऐसे मानसिक मंद बालक जिन्हें दैनिक कार्य की ट्रेनिंग दी जा सकती है उनका आईक्यू स्तर क्या है? ऑप्शन ए 50 और 25, बी 10 और 25, सी 60 और 75 और डी है 50 और 70। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 और 25। यानी आईक्यू लेवल अगर 25 से लेकर के 50 के मध्य है तो ऐसे मानसिक मंद बालक इन्हें दैनिक कार्यों की ट्रेनिंग देना आसान होता है, मतलब ये दैनिक कार्य की ट्रेनिंग लेने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों की आवासीय शिक्षा हेतु द्वितीय एजुकेशन पॉलिसी में किस प्रकार के विद्यालय की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है केंद्रीय विद्यालय, बी नवोदय विद्यालय, सी सीएम राइज स्कूल और डी मॉडल स्कूल। तो दोस्तों इसमें पूछा है द्वितीय एजुकेशन पॉलिसी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऐसे आवासीय विद्यालयों की परिकल्पना की गई थी जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से जाना गया। और ये एक बहुत अनूठा और अलग तरह का प्रयोग था जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था। और जवाहर नवोदय विद्यालय आने के बाद में
सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभावान बच्चों को आगे लाने में मदद मिली। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग एवं भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन जिसे जवाहर नवोदय विद्यालय समिति कहते हैं, उनके द्वारा रन किया जाता है। वर्तमान में 661 नवोदय विद्यालय पूरे भारतवर्ष में हैं और यह भारत की एक बहुत बड़ी सफल शिक्षा स्कीम के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहें। हमारे YouTube क्लास को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।